फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेद में, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद स्टाफ नर्स की भर्ती आ चुकी है और अंतिम तिथि जो है ये 11 अक्टूबर तक की है। 11 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म भर के आवेदन कंप्लीट कर लेना है। पूरी तरह से आवेदन आपका 11 तारीख तक हो जाना चाहिए। अभी तक जिन भी छात्र छात्राओं ने आयुर्वेद स्टाफ नर्स के भर्ती में आवेदन नहीं किया हो और उनके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर लें, क्योंकि जैसे जैसे लेट होता जाएगा सर्वर बिजी होते जाएगा, तो आप पर्याप्त समय में आवेदन कर लीजिए। और जो मेन पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो परेशान हैं कि तैयारी कैसे होगी, तो मैं उनको फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं कि आपकी जो तैयारी है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मेरे द्वारा एकदम सटीक तरीके से कराई जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी जो तैयारी है, पूरा अगर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे टॉपिक आपको क्लियर नहीं कराए जाएंगे, सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी, तो आपको चीजें समझ के आने वाली नहीं है। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब क्लासेस आ गए हैं जिसपे एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं और उसमें कोई भी टीचर है या कोई भी, अब हम ये नहीं बता सकते कि कौन है, लेकिन जो भी है वो एमसीक्यू क्वेश्चन प्ले कर रहे हैं और उसमें आपको आंसर बता रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा। तो ये क्लासेस अटेंड करने से आपका नुकसान होने वाला है। और दूसरी चीज ये कि आप अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर सही तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो आपको हर टॉपिक को क्लियर करके और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो है अगर आप अटेंड करेंगे ज्यादा, तो आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन किस तरह से सेट होंगे, क्योंकि जब आपके पास सिलेबस है, वो भी आयोग ने सिलेबस दे दिया है, तो उस सिलेबस से जो क्वेश्चन बनेंगे और आप पूरी तरह से आप उस टॉपिक को तैयार किए रहोगे तो आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं तो ये बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मार्केट में जो नए टीचर आए हैं, नई क्लासेस लेके चल रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं, उनसे दूर रहिए और किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऑफलाइन क्लास जो मेरी आप करना चाहते हैं तो आप देवरिया से कर सकते हो, और देवरिया मैंने प्रॉपर एड्रेस भी बता दिया, फीस वगैरह सारी चीजें मैंने बता दी। और एक चीज और भी मैंने बताया है कि जो भी स्टूडेंट देवरिया और गोरखपुर से बाहर के हैं, उनके लिए अगर पैसे की दिक्कत है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ऑफलाइन क्लास ले सकता हूँ। और बात करते हैं ऑनलाइन क्लास की, तो जैसे मैंने बताया कि अब जो लगातार मेरी जो क्लासेस जो चलेंगी ऑफलाइन, वहां से मैं रिकॉर्डिंग जो वीडियो है, वीडियो रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो मेरी हैं टॉपिक वाइज आपको मिले। तो चलिए डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद स्टाफ नर्स का जो सिलेबस है, जो आयोग ने तय किया है, उसमें जो पहला जो सब्जेक्ट है परिचर्या का पहला टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे। जैसे ही परिचर्या कंप्लीट होगी उसके बाद से जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो मैं लेकर के आऊंगा, फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा, और इसमें ये भी बताऊंगा कि इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो टॉपिक है वो है, आज का जो सब्जेक्ट है, पहला जो सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो पहला सब्जेक्ट है वो है परिचर्या। और मैंने पहले ही बता दिया था कि जो आयुर्वेद नर्सेज हैं वो परिचर्या का सब्जेक्ट पढ़े हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो आप जान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है क्लास में वो सामान्य और विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट परिचर्या जो है आपको पढ़ना होता है। और भर्ती में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस सब्जेक्ट से वो दोनों से कंबाइन होंगे, मतलब कि सामान्य परिचर्या से भी और विशिष्ट परिचर्या से क्वेश्चन बनेंगे। परिचर्या का जो पहला टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में उपचार पद्धति। तो इसमें बात करेंगे कि प्राचीन भारत में उपचार पद्धतियां कौन कौन सी थी, प्राचीन भारत में चिकित्सा होती कैसी थी, उपचार कैसे होते थे, इस पे बात करेंगे। तो प्राचीन भारत में उपचार पद्धति की अगर बात करेंगे तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो हमारा शरीर बना हुआ है वो पंच महाभूतों से, हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ है। और पंच महाभूत अगर आप नहीं जानते होंगे तो पंच महाभूत पहले ही मैं आपको बता दूं, पंच महाभूत जो है पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल। इन पंच महाभूतों से जो मानव शरीर है वो बना हुआ है। और प्राचीन काल में जो चिकित्सा पद्धति थी
वो इन पंच महाभूतों के आधार पे आधारित थी। माना यह जाता था कि उस समय जो लोग हैं, अभी भी आयुर्वेद की अवधारणा यही है, आपके दिमाग में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि प्राचीन काल में ही ऐसा था। अब प्राचीन काल में चिकित्सा पद्धति के बारे में पूछ रहा है, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि आप एक्सप्लेनेशन देंगे तो कैसे। प्राचीन काल में जो चिकित्सा होती थी उसमें यह बताया गया था कि जो हमारा शरीर है पंच महाभूतों से निर्मित है, और इन पंच महाभूतों का जो सम्मिश्रण है वो डायरेक्टली 3 चीजों के ऊपर आधारित होता है। वायु, मतलब जिसको हम कहते हैं वात, पित्त जिसको हम कहते हैं अग्नि, और कफ जिसको हम कहते हैं जल। अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारे शरीर में जो दोष उत्पन्न होते हैं, यही जो दोष है, इन्हीं में अगर कोई दोष बढ़ जाता है, कोई दोष घट जाता है, तो इससे रिलेटेड हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। तो जैसे मैंने बताया, वात जो है वो किस चीज को दिखाता है? वायु को। पित्त किसको दिखाता है? अग्नि को। और कफ किसको दिखाता है? जल को। तो प्राचीन समय में माना ये जाता था कि जो हमारा पंच महाभूतों का शरीर है, उसमें जो भी व्याधियां या जो भी बीमारियां आती हैं, वो त्रिदोषों के बढ़ने और घटने के कारण ही ये बीमारियां आती हैं। तो माना ये जाता था कि ये जो बीमारियां हैं हमारे शरीर में पंच महाभूतों के दूषित होने की वजह से हमारे शरीर में हो रही है। तो इनकी चिकित्सा भी ऐसी प्राकृतिक औषधियों से की जाए जिसमें इन पंच महाभूतों का सम्मिश्रण हो। तो जो चिकित्सा होती थी वो जड़ी बूटियों से की जाती थी। जड़ी बूटियों से, तो जड़ी बूटियों से तात्पर्य यह है कि ऐसी औषधियां जो जंगली हो या प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास पाई जाती हो, तो उन औषधियों को आधार बना करके चिकित्सा की जाती थी। तो इसमें अगर प्राचीन भारत में उपचार पद्धति की जब बात आएगी तो आप डायरेक्टली ये बताओगे कि प्राचीन भारत में जो उपचार पद्धति होती थी उनका ये आधार था कि जो मानव शरीर है पंच महाभूतों से मिलकर के बना है, और पंच महाभूतों में जो भी व्याधियां या जो भी दोष उत्पन्न होते हैं वो त्रिदोष के बढ़ने घटने के कारण हो जाते हैं, और उन त्रिदोषों का जो उपचार है वो प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पे आधारित था, जिसमें जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण किया गया था। और ये जड़ी बूटियां जो है मानव शरीर के लिए हितकर इसलिए होती थी क्योंकि इन जड़ी बूटियों में भी इन पंच महाभूतों के जो सम्मिश्रण है पाए जाते थे, और इस हिसाब से चिकित्सा की जाती थी। तो बात हो गई पंच महाभूतों की और दोषों की, और ये त्रिदोष हमारे शरीर में बढ़ते घटते कैसे कैसे इसको हम व्याधि परक चिकित्सा में हम लेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो शरीर है हमारा पंच महाभूतों से मिलकर के बना है, और इन पंच महाभूतों के सम्मिश्रण से ही शरीर की जो क्रियाविधि है वो चलती है। और इनमें जो त्रिदोष मैंने बताए, अगर आप देखें तो अलग अलग जो भूत हैं जैसे वायु, जल और अग्नि, इनसे त्रिदोष की संपुष्टि होती है, जिसमें मैंने बताया कि वात, पित्त और कफ ये जो बढ़ते हैं या घटते हैं तो हमारे शरीर में व्याधियां आती हैं। और इन व्याधियों को सही करने के लिए प्राचीन काल से आधुनिक काल तक जड़ी बूटियों की सहायता ली जाती थी, और इस समय भी ली जा रही है। कारण ये है कि इन जड़ी बूटियों में भी पंच महाभूतों का सम्मिश्रण है। तो प्राचीन जो उपचार पद्धति उसमें यह माना जाता था कि शरीर जब पंच महाभूतों से मिलकर के बना है तो चिकित्सा भी पंच महाभूत पे ही आधारित होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि जड़ी बूटियों का कार्य क्या है, तो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है, जिसमें बोला गया कि जड़ी बूटियों का उपयोग क्या है। तो उसमें ऑप्शनल अगर ऑप्शन सेट करता है तो उस हिसाब से आप डायरेक्टली आंसर चूज कर सकते हो। आप इस चीज को लिख करके रख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जड़ी बूटियों का उपयोग मन और शरीर के रोगों को ठीक करने और दीर्घायु को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो साफ साफ चीज लिखी हुई है कि जड़ी बूटियां जो हैं इनका उपयोग करने से शरीर और मन के जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि जड़ी बूटियों का उपयोग क्या है, इनसे शरीर और मन के रोग ठीक होते हैं, इस तरह का। और आगे चलते हैं। तो जैसे अंग हृदयम बोलिए, अंग हृदयम या अष्टांग हृदयम एक अलग से आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उसमें आयुर्वेद की 8 शाखाओं का उल्लेख है। माना यह जाता है कि प्राचीन आयुर्वेद में या प्राचीन जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है। माना यह जाता है कि आयुर्वेद जो है प्राचीन चिकित्सा पद्धति है
और प्राचीन चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद ही वह चिकित्सा पद्धति है जो शरीर के प्रत्येक भाग पे कार्य करती है। तो अष्टांग हृदय या अंग हृदय की बात करेंगे तो कभी कभी आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे अगर एग्जाम में अष्टांग हृदय अगर देता है तो उसमें भी आप 8 शाखाओं के बारे में आप दर्शा सकते हो, लेकिन अगर अष्टांग हृदय न दे करके अंग हृदय दे दे तो अंग हृदय में आप डायरेक्टली इंडिकेट करोगे कि इसमें 8 शाखाएं आयुर्वेद की होती हैं। मैं एक एक शाखाओं को समझाऊंगा। ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति का एक हिस्सा है और इन्हीं पे आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो है कार्य कर रही है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पहला जो चिकित्सा पद्धति है, जो पहला जो चिकित्सा पद्धति का जो पार्ट है उसमें पहला है काय चिकित्सा। काय को अगर हम बोलेंगे तो ये डायरेक्टली जो है काया से रिलेटेड बीमारियों के ऊपर काम करता है, मतलब शरीर की त्वचा से रिलेटेड है, या हम इसको आंतरिक चिकित्सा भी कह सकते हैं। तो शरीर के बाहरी हिस्सों और आंतरिक हिस्सों में इंटरनली और एक्सटर्नली अगर ट्रीटमेंट की सुविधा होती थी प्राचीन काल में, तो उस चिकित्सा पद्धति को हम काय चिकित्सा के अंतर्गत पढ़ते थे। और अभी भी अगर आप देखें तो जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या त्वचा वैज्ञानिक या त्वचा चिकित्सक अगर बोला जाए तो ये सारे लोग जो हैं इन चिकित्सा पद्धति पे कार्य करते हैं। उसी तरह से अगर बाल चिकित्सा की बात करेंगे तो बाल चिकित्सा को बच्चों का उपचार भी कह सकते हैं या बाल रोग। तो जो बच्चे नवजात हैं और आप ये कह सकते हैं कि बाल चिकित्सा उन बच्चों पे आधारित है जो नवजात हैं और उनसे रिलेटेड जो बीमारियां होती है वो बाल चिकित्सा के अंतर्गत आती है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में बाल चिकित्सा जो है पीडियाट्रिक के अंतर्गत आता है, जो बाल रोग विशेषज्ञ जो है इनकी चिकित्सा करते हैं। उसी तरह से अगर गृह चिकित्सा की बात करेंगे तो पहले ही मैंने बता दिया कि जो ज्यादातर जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी वो कई चीजों पे आधारित थी। तो माना यह भी जाता था कि अगर ग्रह स्थिति अगर मनुष्य की खराब है तो उनकी जो ग्रह दशा खराब होने के कारण अगर उन्हें छोटी बीमारी भी होती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है दुर्घटना हो गया और दुर्घटना इतनी खतरनाक हुई लेकिन तभी वो डेथ नहीं करते हैं, बच जाते हैं, किसी तरह से चिकित्सा होती है। तो माना यह जाता था प्राचीन काल में, और अभी भी बहुत सारे ज्योतिष वैज्ञानिक हैं वो मानते ये हैं कि ग्रह दशा जो है खराब होने की वजह से ही कई लोग जो हैं मृत्यु कर जाते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं छोटी बीमारी से ही, और बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं। तो ग्रह का जो योगदान है वो इसमें आपको बताया जाता है। इसमें भूत विद्या तंत्र वगैरह भी आता है। कभी कभी यहाँ पे भूत विद्या तंत्र भी आपको चिकित्सा पद्धति में मिल जाएगा। भूत विद्या तंत्र 3rd नंबर पे, या ग्रह चिकित्सा भी उसको हम कह सकते हैं, ये मनोविज्ञान के अंतर्गत भी आता है। उसी तरह से ऊर्ध्वांग अगर चिकित्सा के, तो ऊर्ध्वांग का मतलब ऊर्ध्व अंग, मतलब हमारे धड़ से ऊपर का जो हिस्सा है उसमें अगर बीमारियां होती हैं उनकी चिकित्सा प्राचीन काल में जिस चिकित्सा के अंतर्गत आता था उसे ऊर्ध्वांग चिकित्सा कहते थे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हंसली, या हंसली के ऊपर मतलब कि गले के हड्डी के ऊपर के हिस्से जो भी हैं उसमें जो रोग होते हैं वो ऊर्ध्वांग चिकित्सा के अंतर्गत आता है, या धड़ के ऊपर के जो रोग है। इस समय जो आधुनिक काल में है इसको ENT के अंतर्गत रखा जाता है, मतलब ईयर, नोज और थ्रोट। तो इसके अंतर्गत में मतलब इन अंगों में अगर बीमारी होती है तो ऊर्ध्वांग चिकित्सा के अंतर्गत में आता है। शल्य चिकित्सा आपको आसानी होगी समझने में। शल्य का मतलब सर्जरी से है। अगर जिन अंग प्रत्यंगों का इलाज जो है बाहरी जड़ी बूटियों से नहीं हो पाता है, किसी कारण से अंग भंग हो गया है या किसी वजह से इंटरनली अगर डैमेज हो गया है, तो उन रोगों की चिकित्सा के लिए प्राचीन काल में सर्जरी की जाती थी। और आपको पहले से भी पता होगा सर्जरी के जो जनक हैं वो सुश्रुत जी हैं। तो सुश्रुत सर्जरी के जनक इसलिए माने जाते थे क्योंकि उन्होंने खुद की 120 तरह के सर्जरी के औजार का आविष्कार करके अपने खुद के सर्जरी का औजारों के हेल्प से बहुत सारी सर्जरियां की, और इन्होंने सर्जरी के बारे में बहुत सारी चीजें अपने जो सुश्रुत संहिता है उन्होंने उसमें बताया भी है। तो शल्य चिकित्सा के अंतर्गत सर्जरी जो है वो आती है, मतलब अंगों को काट पीट करके उनका इलाज करना या इंटरनली चीजों को ऑपरेशन के जरिए सही करने की जो पद्धति थी वो प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा के अंतर्गत आती है। इस समय इसको हम ऑपरेशन या सर्जरी कह देते हैं। अभी नेक्स्ट बात करेंगे दमित्र चिकित्सा। कभी कभी इसको दंश चिकित्सा भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं हर तरीके की जो चीजें हैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या दमित्र चिकित्सा है या दंश चिकित्सा है या
दंष्टा अगर चिकित्सा है तो दंष्टा आए, दमित्र आए या दंश चिकित्सा है तो आप बस यही समझिएगा दंष्टा चिकित्सा, दमित्र चिकित्सा या दंश चिकित्सा वो विष चिकित्सा को दिखाता है। अगर जहर के वजह से अगर किसी सांप ने मनुष्य को काट लिया, किसी जहरीले जानवर ने मनुष्य को काट लिया या किसी मनुष्य ने जहर ग्रहण कर लिया है, पी लिया है, तो इस चिकित्सा पद्धति के अंतर उनकी चिकित्सा की जाती थी। और इस समय भी आपको पता है कि जो विष विज्ञान है उसके अंतर्गत चिकित्सा होती है। और जरा चिकित्सा की बात करेंगे तो जरा का मतलब वृद्ध अवस्था से है। तो आप ये डायरेक्टली ये कह सकते हैं जिस चिकित्सा पद्धति में कायाकल्प की जाए। कायाकल्प का मतलब अगर आप बुजुर्ग हैं, आपके शरीर में जो शक्ति है छीड़ हो रही है और किसी चिकित्सा के वजह से आपके शरीर को एक नई तंदुरुस्ती या ऊर्जा प्रदान की जा रही है तो उसको हम कायाकल्प चिकित्सा भी कह सकते हैं या वृद्धावस्था में किया गया उपचार भी कह सकते हैं। तो वृद्धावस्था में जो चिकित्सा की जाती थी उसको जरा चिकित्सा प्राचीन चिकित्सा पद्धति में कहा गया है। उसी तरह से लास्ट जो है इसको भी आप समझ लीजिएगा, वहां अगर चिकित्सा आधा वो और ह पे आ की मात्रा, वहां चिकित्सा अगर आता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां चिकित्सा को ही वाजीकरण कहा गया है। और वाजीकरण मैंने कई बार बताया कि यह जो चिकित्सा है कामोद्दीपक मानी जाती है। जैसे इस समय आधुनिक समय में जो कामोद्दीपक जो चिकित्सा है वो डायरेक्टली सेक्सियोलॉजी के अंतर्गत में आती है। जो सेक्स से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी जो चिकित्सा होनी है आधुनिक काल में वो सेक्सियोलॉजी के अंतर्गत में आती है। उसी के से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें पढ़ी भी जाती हैं। प्राचीन काल में वहां चिकित्सा या वाजीकरण चिकित्सा इस बीमारियों के ऊपर कार्य करता था। तो जो आपको पहले ही पता है वाजीकरण इसलिए रखा गया कि वाजी का मतलब होता है अश्व, मतलब कि घोड़ा। अगर ऐसी चिकित्सा पद्धति जिससे पुरुषों में घोड़े की तरह शक्ति आ जाए और वह मैथुन प्रक्रिया में घोड़े की तरह शक्ति, घोड़े के समान अगर मैथुन प्रक्रिया में अपना बल दिखाए तो उस चिकित्सा पद्धति को हम वाजीकरण कहते हैं। और यह जो वाजीकरण की प्रक्रिया है बस मैथुन प्रक्रिया या संभोग को बढ़ाने के लिए नहीं है, यह डायरेक्टली हमारे शरीर को हष्ट-पुष्ट करने के लिए भी है। तो वाजीकरण में बहुत सारी वाजीकरण औषधियों के बारे में भी बताया गया है। तो अगर आप देखें तो प्राचीन भारत में उपचार पद्धति की अगर बात करेंगे तो 2-4 चीजें जो है आपको नोट करके रख लेना है कि हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ है। पंच महाभूतों में दूषण या दुष्य प्रवेश कर जाने के वजह से जो व्याधियां होती हैं वो त्रिदोष जनक है, मतलब कि 3 दोष बढ़ जाते हैं और वो भी पंच महाभूतों को दर्शाते हैं और इनके बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में व्याधियां होती हैं। और प्राचीन काल में जड़ी बूटियों का प्रयोग करके इन व्याधियों पे कार्य किया जाता था और जड़ी बूटियां जो है शरीर और मन के रोगों के उपचार में प्रयोग में ली जाती हैं। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ। और आयुर्वेद के 8 अंग है, ये अंग हृदय या अष्टांग हृदय में इन 8 अंगों के बारे में बताया गया है और इन्हीं पे हमारी जो आधुनिक जो चिकित्सा प्रणाली है वो कार्य करती है। तो प्राचीन भारत में उपचार पद्धति के अंतर्गत आपको इतनी चीजें जो है शॉर्ट में पढ़नी है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और जो भी अगर कंफ्यूजन अभी भी आपके दिमाग में अगर कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। इनसे अगर क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर बनेंगे तो डायरेक्टली काय चिकित्सा को आधुनिक समय में क्या कह सकते हैं, काय चिकित्सा जो है आधुनिक समय में क्या कहा जाता है। तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट जो है आधुनिक चिकित्सा जो है आधुनिक चिकित्सक कहलाते हैं और इनके इसके अंतर्गत त्वचा रोगों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उन पे उनका उपचार किया जाता है। तो सारी चीजें मैंने बताई हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको रिवीजन करिए ताकि आपका ये अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। प्राचीन भारत में उपचार पद्धति जो है बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने समझाया आपको। आशा करता हूं कि ये अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके दिमाग में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं, हमारे क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर करके पहुंचाइए ताकि और सारे स्टूडेंट हमसे जुड़ पाए और उन्हें ज्यादा लाभ मिले, किसी का नुकसान ना हो और उन्हें क्लास
अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, सारे टॉपिक क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन उनको भर्ती से रिलेटेड न रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।